चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, अब ध्यान रखना, अप्रैल के महीने में रिटायर हुआ और आपको कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी निकालनी है, तो अप्रैल के महीने की सैलरी आएगी नहीं आएगी? टैक्सेबल इनकम का पार्ट। हाँ जी, नहीं, अभी तो कवर्ड अब अंडर कवर्ड तो बाद में देखेंगे हम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एज 65 ईयर्स, बेसिक सैलरी ये आएगी या नहीं आएगी? पक्का? कौन सी वाली? ये वाली, यही तो मिली है उसे रिटायरमेंट से पहले। अप्रैल, देखो अप्रैल 20 तो इसी फाइनेंशियल का पार्ट है ना, तो ये तो आपको सैलरी लेनी पड़ेगी, इस पर तो टैक्स देगा तो उसकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट है। तो अप्रैल की सैलरी आ गई, और कोई सैलरी आएगी इसके बाद? इसके अलावा क्या आएगा? है इसके अलावा कुछ और आएगा? इधर क्वेश्चन है आपके लेफ्ट साइड में, देखो जरा, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। अनकम्प्यूटेड पेंशन तो फुली टैक्सेबल होता है ना? हाँ होता है, मैंने बिल्कुल बोला है, मैं कब मना कर रहा हूँ? उसमें तो फिर एचआरए नहीं मिलेगा? एचआरए मिलता ही नहीं, कभी भी कंपेंशन के अगेंस्ट मिलता ही नहीं, एचआरए नहीं मिलेगा। और एचआरए की कैलकुलेशन करोगे कैसे? इसके रेंट के बारे में, इसको रेंट के मकान में रहता है नहीं रहता पता ही नहीं है हमें, रेंट के मकान के बारे में बात ही नहीं हुई ना, तो एचआरए का कैसे पता लगेगा? एचआरए तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ, ये एचआरए तो टैक्सेबल है ना, ये तो जोड़ोगे। अच्छा, ये वाला दिस ये, अरे ये देखो, ये है भाई, इस ये जो 65 साल इसने काम करा, ये उसका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20-21 फाइनेंशियल ईयर की इनकम निकाल रहे हो, अप्रैल के महीने में नौकरी करी ना उस महीने में, तो इस महीने की सैलरी भी टैक्सेबल होगी, तो इस महीने की सैलरी में ये चीज़ मिली। इसके अलावा क्या मिला इसे? पेंशन मिली है, देखो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद इसके अलावा क्या मिली? पेंशन। पेंशन कैसे मिली? कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो क्या है? विच इज़ फुल्ली टैक्सेबल। तो अनकम्यूटेड पेंशन को यहाँ जोड़ दो पहले के पहले। अनकम्यूटेड पेंशन कितनी है? 18,000 रुपये है ना। अनकम्यूटेड पेंशन कितना जोड़ दूँ? 18,000 × 11। पता नहीं भाई, देखो मेजोरिटी बच्चे तो 18,000 ही बोल रहे हैं। हाँ जी, 18,000 × 11 या 18,000? भाई पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम निकाल रहे हो ना, तो पेंशन पूरे साल तो लेगा वो, खाली अप्रैल में नौकरी करी, बाकी तो 11 ही करोगे। 18,000 × 11, ये किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं आया? 18,000 × 11 वाली कहानी सबको ठीक है बच्चा? देखो बच्चा, इसने, हम उसकी पहले ये ध्यान रखो कि हम उसकी इनकम निकाल रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, 20-21 के लिए निकाल रहे हैं। 20-21 में अप्रैल के महीने में तो नौकरी करी उस एम्प्लॉय ने, तो अप्रैल के महीने की तो सैलरी मिलेगी। ये रही, ये अप्रैल के महीने की 1 महीने की सैलरी आ गई। ये क्लियर है? अप्रैल के महीने की सैलरी मिली, जब रिटायर हो गया तो 1 मई से लेके उस पूरे फाइनेंशियल के, जब अनकम्प्यूटेड पेंशन है 18,000 रुपये पर मंथ लिखी है, तो पर मंथ मिलेगी तो पूरे फाइनेंशियल ईयर मिलेगी ना उसे। 18,000 रुपये के महीने की पेंशन और पूरे साल मिलनी है, तो 18,000 × 11, क्योंकि 1 महीने सैलरी ली है, जो अप्रैल के महीने में सैलरी ले ली उस महीने की पेंशन तो मिलेगी नहीं। अब इस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने बचे? 11, तो 18,000 × 11 महीने की पेंशन। क्लियर हुआ? इसके अलावा क्या मिले से? अनकम्प्यूटेड पेंशन है ना, सॉरी कम्प्यूटेड पेंशन भी मिली उसे। कम्प्यूटेड पेंशन कितनी मिली है उसे? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए मिली है कम्प्यूटेड पेंशन। तो कम्प्यूटेड पेंशन की एग्जम्प्टेड वैल्यू कितनी है?
1/3 कब होती है? अगर ग्रेजुटी मिलती है। हाँ, तो ग्रेजुटी मिली है इसे, ग्रेजुटी मिली है। अगर ग्रेजुटी मिली है तो इसका 1/3 एग्जम्प्ट होगा, 1/3 ऑफ द होल इज रिसीवेबल। यानी कि क्या करना पड़े? हाँ जी, नहीं ग्रेजुटी मिलती है ना, हाँ ग्रेजुटी मिली है तो तभी तो वो मिलेगा 1/3। 25 लाख अभी बता दो क्या कह रहे हो आप। डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड, कितना परसेंट है? 35%। डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला समझ आया किसी को क्या हुआ है? एक जीरो कम है इसमें भी। ये समझ आया कैसे निकला 23,80,952? हेलो, 25 लाख वहाँ दिया हुआ है ना उसका अमाउंट। 35। क्या कह रहे हो मिथिलेश? 35 कहाँ से आया? 35 कहाँ से आया? ये देखो ये क्या लिखा है, जितनी परसेंट उसने पेंशन कम्प्यूट कराई उसी को रिवर्स करते हैं ना। उसने क्या फॉर्मूला था? इफ ही रिसीव्स ग्रेजुटी तो पेंशन वट ही रिसीव फुल पेंशन वट ही इज कम्प्यूटेड, 35% रिवर्स कराई तो 100% कितनी होगी? और डिवाइडेड बाई 3। तो ये ए आ गई इसकी एग्जम्प्टेड पेंशन। तो अब टैक्सेबल कितनी होगी? ये फुल पेंशन माइनस एग्जम्प्टेड पेंशन। तो इस पेंशन पे से कम्प्यूटेड पेंशन पे इतने पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब ग्रेजुटी, ग्रेजुटी एग्जम्प्टेड न्यूट्रिशन 1010A में है ना। तो अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ग्रेजुटी का कितना मिला? 35 लाख रुपए। ये रहा 35 लाख रुपए ग्रेजुटी मिली इसे, है ना। कहाँ लिखी थी ग्रेजुटी? 35, ये रही 35 लाख रुपए ग्रेजुटी मिली। एंड इसकी एग्जाम्पशन, और ये नॉट कवर्ड है। नॉट कवर्ड के लिए फार्मूला क्या लगेगा? हाँ जी, 15/30 into number of days into basic salary। एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड एक हो गया, दूसरा है स्टैच्यूटरी लिमिट 20 लाख, तीसरा क्या था? हेलो, 15/30 15/30 इंटू 10 मंथ, नहीं 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर वर्कड। अब इसने कितने इतने साल काम करा मिस्टर एक्स ने? 26 साल 7 महीने, यानी कि 27 साल। देखो आप क्या लिखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहले इसकी 10 मंथ, पहले इसकी 10 मंथ एवरेज सैलरी निकालते हैं। 10 मंथ एवरेज सैलरी निकाल के बताओ जरा कितनी होगी इसकी। नीचे तो मैंने निकाली हुई है, आप बताओ। 10 मंथ एवरेज सैलरी निकाल के बताओ जरा आपने। हाँ जी, 10 मंथ एवरेज सैलरी कितनी होगी? हाँ, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी निकालनी है ना। सर ये अप्रैल वाले मंथ की तो काउंट होगी नहीं। अप्रैल वाली नहीं होगी, क्योंकि इसके उसमें आता है सैलरी फ्रॉम द प्रीवियस मंथ फ्रॉम विच ही रिटायर्ड, प्रायर टू द प्रीवियस मंथ, उससे पहले के महीने। तो अप्रैल की नहीं काउंट होगी। आप डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट मान के डीएनएस अलाउंस ले सकते हो। किसी ने निकाली? 75 भी आएगी। देखो इसकी जो है जुलाई 19 से लेके मार्च 20 तक कभी सैलरी बढ़ी ही नहीं, है ना। अगर आप 1 अप्रैल 19 को भी बेस मानोगे तो भी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक कितने होते हैं? 12 महीने। तो पूरे 12 महीने यही थी, तो पूरे 10 महीने भी यही थी। तो 10 महीने की सैलरी वही है। अगर कोई सैलरी में चेंज नहीं आया तो एवरेज भी वही आएगी। अब आप इसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, बाद में 10 से डिवाइड करोगे, सेम आ जाएगी। फर्क कब पड़ जाएगा? जब वो चेंज हो जाएगी, है ना। अगर चेंज हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो अगर मैं ये कह दूं कि वो 2 महीने इसने काम करा था, है ना,
2 महीने अगर यहाँ पे इस फाइनेंशियल में 2 महीने काम कराओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको अप्रैल की सैलरी भी कंसिडर करनी पड़ेगी और ये वाली भी करनी पड़ेगी। 9 महीने यहाँ से लेके आने पड़ेंगे, 1 महीना अप्रैल का लेके आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखा हो कि वो रिटायर मई में हुआ था तो एवरेज सैलरी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वाले केस में रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो एवरेज सैलरी आएगी 75,000 रुपये। 75,000 की एवरेज सैलरी सबको समझ आ गई? ठीक है, अब चलते हैं। इसमें डीए को सर हमने फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, हाँ अगर हाँ डीए को फॉर्मिंग पार्ट मान लिया, अगर नॉन फॉर्मिंग पार्ट मानोगे तो 50,000 एवरेज हो जाएगी, फिर 50,000 हो जाएगी, है ना। तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1/2, सीधे डिवाइड बाई 2 करेंगे, 1/2 की जरूरत नहीं है। 75,000 रुपये की एवरेज सैलरी इंटू 26 साल 7 महीने, यानी कि 27। 26 years। नहीं सर 26 आएगा। कितने लोग हैं 26 वाले मेरे साथ, 27 वाले सॉरी। हाँ जी, ऑनलाइन में 27 वाला कोई है मेरे साथ? क्लास वाले तो सब 27 बोल रहे हैं, क्लास वाले सब 27 बोल रहे हैं। देखो 26 साल 7 महीने काम करा, पहले देख लो यहाँ पे, हर्ष ध्यान से देख लो, 26 साल 7 महीने काम करा ही रहा। सर नॉट कवर्ड वाला है, ये कवर्ड वाले में सब होता है। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चों? सर 26। देखा, एक बच्चा तो मेरे साथ रहता है हमेशा। भाई साहब मिथिलेश बाबू ध्यान से नहीं सुनते हो ना, गड़बड़ ये है बेटा। 26 साल 7 महीने राउंड ऑफ तब होता है जब वो पेमेंट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट हो, एंड ही इज द नॉन कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, देखो ये लिखा है, तो गलत बात है ना बेटा। ये देखो ये लिखा हुआ नॉन कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी। आप किसी का टैक्स हिला दोगे, आप टैक्स कंसल्टेंट बनने वाले हो, हर छोटी छोटी चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। 75, अच्छा ये 10 क्यों कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 26, आगे क्या करना है? हेलो, इसके बाद नंबर ऑफ ईयर ना, नंबर ऑफ ईयर तो 26 हो गया था बच्चा, सॉरी ये सैलरी तो है ना। ग्रेजुएटी रिसीव्ड कितनी मिली थी उसे? 35 लाख रुपए। हम डीए जोड़ दिए थे, ज़्यादा आ रहा है 35 लाख, इन तीनों में से ये एग्जप्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 लाख माइनस जो कम होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होता है ना, तो ये 975 एग्जप्ट हो जाएगा, ये इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब और कुछ मिला, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन एफडी और इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये दोनों इंटरेस्ट और मिले हैं, ये भी ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि इसी साल की इनकम है ये किसी एसएच की। ये हम सैलरी से भी थोड़ा आगे आ गए हैं, ध्यान रखना। अब आपका एक आपके लिए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिडक्शन से मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी सर मिलेगी। रिटायर्ड है, नौकरी नहीं कर रहा भला आदमी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? ओके। और एचआरए मिलता तो था इसे, एचआरए मिला है, देखो यहाँ पे ये रहा 25,000 रुपये का एचआरए मिला हुआ है, तो एचआरए सेक्शन 10(13)(a) की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसमें सर रेंट रेट की सर कोई वो नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो सर ये रेंटल हाउस में नहीं रह रहा हूँ। गुड बच्चा, एचआरए, हाँ क्योंकि रेंट की डिटेल नहीं है तो हम एचआरए की डिडक्शन नहीं दे सकते। अब यहाँ पे आप 16(1)(a) के अंदर 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलेगी, कब मिलेगी? 50 की मिलेगी। यस सर। 50 की मिल जाएगी। अगर मान लो इसकी ये सैलरी 40,000 होती है, सैलरी अप्रैल के महीने की, मान लीजिए कि छुट्टियाँ करी या करी, सैलरी 40,000 आई, बाकी तो ग्रेजुएटी पेंशन तो पूरे पुराने कामों के मिलता है ना, तो लेकिन इसकी सैलरी 40,000 आई, तो यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी लोगे? हेलो, 40। यहाँ पे अगर सैलरी 40,000 आई तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी? 40 और 50 whichever is lower। पूछ रहे हो, बता रहे हो अलीसा? बताओ तो फिर आंसर बताओ ना बेटा, एक बताओ। मैं ये कह रहा हूँ इसकी इस महीने मान लो बहुत सारी छुट्टियाँ थी, रिटायरमेंट का टाइम था, छुट्टियाँ हो गई, तो इसकी जो अर्न सैलरी बनी वो 40,000 बनी, तो 40,000 की अर्न सैलरी बनी। अब ग्रेजुएट यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 50,000 की देंगे, 40,000 की देंगे, ये बताओ बस। सभी बच्चे जो नहीं बोल रहे हैं ना, वो फिर सोच लो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, है ना, जो नहीं बोल रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते हो। कितने मिलेगी? 40 या 50? पक्का? नहीं, फिर आप सैलरी समझे नहीं हो। 50 मिलेगी। अरे एक बात बताओ,
स्टैंडर्ड डिडक्शन किस सेक्शन में मिलती है? सेक्शन 16(1)(a) में। एंड सेक्शन 16(1)(a) गिव्स द डिडक्शन अगेंस्ट द इनकम ऑफ सैलरी। सेक्शन 17 याद करो, सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ कर आए थे? याद करो, कुछ कंपोनेंट याद है सेक्शन 17 वाले? क्या क्या था उसके अंदर? पेंशन, ग्रेजुटी, पेंशन, ये रही पेंशन, ये रही ग्रेजुटी, पेंशन ग्रेजुटी सब है ना। तो ये सब किस में टैक्सेबल हो रहे हैं? सैलरी में। सारे के सारे लोग किस में टैक्सेबल हो रहे हैं? सैलरी में। तो सैलरी की इनकम कितनी है? सैलरी की इनकम वो सैलरी की इनकम नहीं है जो आपको तनख्वाह के बदले में मिली है। अगर मान लो ये मार्च 20 में रिटायर हो जाता है ना, और ग्रेजुटी वगैरह सब अगले साल सेटल हुई उसकी, मान लो उस साल मान लो उस फाइनेंशियल में सेटल ही नहीं हो पाई, तो फिर क्या होता? तो इस साल तो सैलरी आती नहीं, उसको नहीं आती ना। तो इस साल में तो यही पैसा मिलता, तो क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं आप? नहीं देते। अगर मान लो इसकी इस अप्रैल में ही, मानो अप्रैल में ही रिटायर हुआ, लेकिन वो अप्रैल में पूरे महीने ज्वाइन ही नहीं कर पाया, एक दिन में अप्रैल की सैलरी 0, लेकिन बाकी सारे एमोल्यूमेंट तो मिलेंगे ही ना, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, तो क्या उसे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। कितनी? 50,000। ठीक है। इनकम टैक्स तो थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ता है, लॉजिक के साथ ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैं सेक्शन लिंक कर करके पढ़ा रहा हूँ कि सेक्शन, ये सारी की सारी इनकम सेक्शन 16 में उसे सेक्शन 17 के हिसाब से आई उठ के, है ना। तो सेक्शन 17 के जितने भी पॉइंट की इनकम है उस सबके अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। मान लो सैलरी नहीं मिली, उसे पेंशन भी नहीं मिली, ग्रेजुटी मिली, या खाली और कुछ नहीं मिला, मान लो कुछ भी नहीं मिला, केवल ये मिली, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? केवल पेंशन मिल रही है 18,000 रुपये महीने, बाकी कुछ नहीं मिला, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर, मिलेगी। क्लियर हो गया ना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिल रही है? स्टैंडर्ड डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी के अंदर क्या क्या था? सैलरी, बेसिक सैलरी, वेजेस, पेंशन, ग्रेजुटी, एचआरए, अलाउंसेस, है ना, सब कुछ था। तो पेंशन उसी के अंदर तो आ रही है, तो केवल पेंशन भी मिलेगी। 50 से कम होता तो 50 नहीं मिलती। अगर ये 50 से कम होता तो 50 से कम मिलती। देखो हाँ, अगर ये 50 से कम हो गया ना, मान ये कह रहे हैं अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी? हाँ जी, अब कितनी मिलेगी ऑनलाइन वाले बच्चों? 40 या 50? 40 ही मिलेगी, क्योंकि सैलरी इनकम के अंदर आए कितने? बस 40 से जा रहे हैं, तो जब इनकम के अंदर उतने ही आए तो उतने ही मिलेंगे। सैलरी इनकम के अंदर अगर 40 आए तो 40 ही मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी घटाऊं? अब आप इसमें एक गलती और ढूंढ दो। एक गलती करी है मैंने अभी जानबूझ के, बताओ क्या गलती है वो? सर ये सेविंग्स अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिला है इस पे डिडक्शन मिलेगा। कौन सा वाला डिडक्शन मिलेगा बेटा? जैसे इस इंटरेस्ट पे सर डिडक्शन नहीं मिलता है जो सर मिलता है अभी तो डाली नहीं ना मैं, तो जो यहाँ लिखा है उसमें कुछ गलती है, समझ रहे मेरी बात? क्या चीज़? नहीं, ग्रेजुटी तो टैक्सेबल बाहर निकाल दी हमने। 20,000 मैक्सिमम है सर, 15,000 का टैक्स लगेगा। हाँ ये नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो? एग्जाम्पशन तो हमने 9 लाख रुपये 75,000 के लिए, देखो इसे मिली 35 लाख, तो टैक्स कितने पे दे रहे हैं हम? 25 लाख पे। एग्जाम्पशन कितनी मिली? 9 लाख तो मिली, तो 9 लाख घटा के 25 लाख पे तो टैक्स दे रहे हैं। 25 लाख की एग्जम्प्टेड नहीं है तो टैक्सेबल है, इन सब पे हम टैक्स देंगे। 35 में से 9 लाख घटा दिए, 25 लाख पे टैक्स दे रहे हैं हम, तो घटाए तो 9 लाख ही, वो तो ठीक है। मैंने कहा ये क्या करा अभी? और पता है क्या गलती कर रहे हैं हम? गलती हम ये कर रहे हैं, ये जो इनकम है क्या ये सैलरी के अंदर कवर्ड है? इसका हेड क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड है। तो जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है तो वो तो सेक्शन 56 में आता है। तो अभी तो हम सेक्शन 16 से पूरा नहीं पढ़ा, हमारा सेक्शन 15, 16, 17 से पार नहीं पढ़ा, तो ये यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगी। इससे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ अलाउ करानी पड़ेगी। ये रही जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये ऊपर जाएगी पहले। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? पहले आपको अपने एक हेड के अंदर आने वाली डिडक्शन देनी पड़ेगी। अब ये सारी जो इनकम आएगी ये सैलरी की इनकम आएगी। दिस इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इसमें जोड़ो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये नीचे जोड़ रखिए जो। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा ये। तो आपको हेड वाइज इनकम अलग अलग निकालनी पड़ती हैं, फिर बाद में जो वो करते हो आप। जो डिडक्शन आप इंटरेस्ट के अगेंस्ट कह रहे थे वो 80TTB 80TTA से मिलती है, विच इज़ अगेंस्ट द GTI। GTI का मतलब तो सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द हेड्स, जितने भी हेड में वो इनकम ले रहा हो।
और ATTTA एंड ATTTB इज इनकम बेस्ड डिडक्शन। अगर इनकम है तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। इसकी टोटल इनकम हो गई। अब इस टोटल इनकम पे टैक्स निकाल के दिखाओ जरा, कौन बच्चा निकाल सकता है टैक्स? अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुको, अभी मत निकालना, 1 मिनट रुक जाओ बस। इसको ATTT का इफेक्ट और दे देना। ये हो गई ग्रॉस टोटल इनकम। ATTTB मिलती है डिडक्शन अगेंस्ट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, और वो भी ATTTB का मतलब है जब किसी इंटरेस्ट की इनकम किसी सीनियर सिटीजन को आएगी। उसमें 2 डिडक्शन होती है, ATTTA और ATTTB। ATTTB इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सीनियर सिटीजन, एक चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़, ATTTA और ATTTB में फ़र्क क्या है? ये नॉन सीनियर सिटीजन को मिलती है ATTTA, लेकिन इसमें केवल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। जो सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब द असेसी हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर, ऐसे असेसी जिनकी एज 60 साल से कम है, उनको ATTTA के अगेंस्ट डिडक्शन मिलती हैं, और वो भी मैक्सिमम 10,000 है ना। ATTTA की डिडक्शन है इक्वल टू और लेस देन 10,000, 10,000 तक की डिडक्शन है। एक चीज़ यहाँ पर है इक्वल टू और 50,000, लेस देन 50,000। सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, ठीक है, सीनियर सिटीजन के केस में। दूसरी चीज़, सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट कैसा भी हो, FD का हो या सेविंग बैंक अकाउंट का हो, कोई भी सब चलेगा, लेकिन यहाँ पर केवल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अलाउड होता है। तो ये सीनियर सिटीजन है और मैक्सिमम 50,000 रुपये की, इनको इंटरेस्ट कितना मिला है? 52,000 रुपये का डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये आ गया, अब इसका टैक्स निकाल लो बस, ये आपके टैक्सेबल इनकम आ गए। सर ये सीनियर सिटीजन है, इसलिए सर जो FD से इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जम्प्ट है। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए FD वाला इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट होता है, कैसा भी इंटरेस्ट हो अप टू 50,000 एग्जम्प्ट है फॉर सीनियर सिटीजन। अब इसका इंटरेस्ट टैक्स निकाल के दिखा दो। तो 6,98,714। किसी और ने निकाला क्या? सेस नहीं जोड़ो, कोई टैक्स दे दो, सेस से भी निकाल लेंगे। फ़र्क क्यों आ रहा है? ठीक है, फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। किसने निकाल दिया था ईमानदारी से ये टैक्स की वैल्यू? ये आंसर है, ठीक है आपका हर्ष। देखो क्या करना है, गुड है बच्चा, सिमरन गुड है बेटा। कुछ नहीं करना, टैक्स निकालने के लिए क्या करना है, जो भी है आपकी इनकम है, आपको देखना है कौन सा वाला स्लैब जंप करा इसने पुराने वाले के हिसाब से। पुराने वाले का हाईएस्ट स्लैब कितना था? 10 लाख रुपए का। तो जो स्लैब इसने जंप करा वो माइनस कर दो, जो स्लैब इसने माइनस करा, जो जंप करा वो माइनस कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1,12,500 पुराने वाले हैं वो जोड़ दो। तो 698 आ समझ में, देखो ये रहा ये, ठीक है। तो अब इस पर 4% सेस लगेगा तो वो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, सेस। ये सेस आ गया। 7,948। टोटल टैक्स ये आ गया, यही आ रहा है। हाँ सर 5 है ना। अच्छा ठीक है, 2 ले लेंगे। तो ये टैक्स इसका निकल गया, आ गया। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर इसको ये वाली इनकम न मिली हो तो क्या ATTTB की डिडक्शन मिलेगी या ना मिलेगी? अगर इसके पास इंटरेस्ट की इनकम नहीं आई हो तो ATTTB की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेगी पक्का? हेलो, यस सर, ये डिडक्शन वाले सर इंटरेस्ट पे ही अवेलेबल है, इसलिए अगर इंटरेस्ट वाली इनकम नहीं हो रही हो तो डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट की इनकम नहीं होगी तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। देखो कुछ इनकम है, कुछ डिडक्शन है जो इनकम बेस्ड हैं, जब उससे रिलेटेड आपके पास इनकम होगी तभी वो डिडक्शन मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। ATTTB, ATRR ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है। रॉयल्टी, ये रॉयल्टी की इनकम है, रॉयल्टी इनकम होगी तो डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम होगी तो डिडक्शन मिलेगी।
और ये भी इंटरेस्ट इनकम है, ये बिलो 60 ईयर वालों के लिए, 60 वालों के लिए ये रॉयल्टी है। तो कुछ डिडक्शन ऐसी हैं जिनको आप इनकम होती है तो डिडक्शन मिलती है, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलती है। क्लियर है? तो अगर इनकम होगी तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं होगी तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ डिडक्शन है। तो अब ये हो गया। इसके बाद वाले ये क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं ना, उसी वाले तो उसमें तो पेज सीट को अनहाइड करोगे तो मिल जाएंगे। अब ये करके देखना और क्वेश्चन भेजना मुझे। आपके पास से तो आंसर हटे हुए हैं, मेरी वाली सीट पे तो दिख रहे हैं, तो आपके पास से हटे हुए हैं ना। तो एक बार करके देखना कि क्वेश्चन कितने कर पाते हो। 3 ही है, डी के बाद वाले करने हैं आपको, तो ये वाले डी वाई ये करने हैं आपको, है ना। तो करके भेज देना एक बार कितने कर पाते हो। और फिर नेक्स्ट वाली क्लास से सीधे अब टैली पे आ जाएंगे दोबारा, है ना। टैली पे इसको टेक्स्ट टैली पे निकाला कैसे जाता है, अगली बार टैली पे आ जाएंगे। क्लियर है सर? जैसे सर ये सर हमारा सर पर्सनल एक्सपेंस पर्सनल हुआ ना सर, ये तो सर इसमें डिडक्शन कैसे मिल जाती है हमें 80D में? देखो इनकम टैक्स तो कह ही रहा है ना कि आप कुछ खर्चे करो, इन्वेस्टमेंट करो, हम छूट दे देंगे। इनकम टैक्स ने 80D में डाला ही है ना कि आप मेडिकल एम पॉलिसी ले लो, हम आपको 25,000 रुपये देके छूट दे देंगे। तो सर इंश्योरेंस प्रीमियम का ग्रुप सर अंडर सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बेशक बना लो, लेकिन इंडिविजुअल अगर बुक वो एक्सपेंस क्लेम कर रहा है तो वो 2 जगह क्लेम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट डालेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट डाल नहीं पाएगा ना, उसका पर्सनल नेचर का खर्चा है वो। सर तो क्या राइट ट्रीटमेंट हुआ इसका सर? कैपिटल से डेबिट होगा, कैपिटल से डेबिट होगा खर्चा जो। हाँ ड्राइंग हो गया, बिल्कुल ड्राइंग हो गया। आप 2 काम नहीं कर पाओगे ना। पहली बात तो पर्सनल नेचर का खर्चा है, बिजनेस के अगेंस्ट डेबिट ही नहीं हो सकता, है ना। पर्सनल नेचर का खर्चा बिजनेस में डेबिट नहीं होगा। तो सर मतलब प्रोरेटा 3 साल में डिवाइड करो उसे, टोटल प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाई 3। और सर प्रीमियम पेड हो चुका है पूरे 3 इयर्स का, तो मतलब सर उसे हम सर करंट एसेट्स में रखेंगे क्या? हाँ आगे करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, वो करंट एसेट ही आएगा। देखो पहले आप 2 चीज़ें आप 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हो। 2 चीज़ें मिक्स ऐसे कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैंने लेट एज्यूम 75,000 रुपये की पेमेंट करी हेल्थ इंश्योरेंस की, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस की 75,000 की प्रीमियम पे करी। अगर ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, कोई भी हो, पहली बात तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म होगी तो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं है। कंपनी ने अगर एम्प्लॉय का प्रीमियम पे करा है तो कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है और किसी मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और कंपनी को कोई 80D मिलता नहीं है। बात समझ आई हर्ष? अगर ये कंपनी ने पे करा है तो कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं है। वो किसका करेगा, अपने डायरेक्टर का या किसी एम्प्लॉय का। अगर डायरेक्टर और एम्प्लॉय का कराए तो कंपनी से सीधे P&L में डेबिट करेगी, और एम्प्लॉय और कंपनीज को एम्प्लॉय को 80D की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज नॉट पेड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने ये पे नहीं करी तो उसे डिडक्शन 80D की नहीं मिलेगी, कंपनी इसका एक्सपेंस क्लेम कर लेगी। दूसरी चीज़, अगर ये प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट कर रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप में ये पैसा जाएगा कहाँ से, ड्राइंग से, कैपिटल अकाउंट से। जब ये ड्राइंग हो गई तो इसका इफेक्ट P&L में कहीं आएगा नहीं। अब जब आपको एक ही बार में चला जाएगा, पूरी ड्राइंग हो जाएगी आज ही है। जब आपको 80D में क्लेम लेना है तो हर साल 25,000 रुपये का 80D लोगे आप। सो फर्स्ट टाइम एंट्री पास करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ तो सर इंश्योरेंस प्रीमियम जो नहीं तो आप तो सर उसे डायरेक्ट ड्राइंग्स में शो करेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट। हाँ, या तो सीधे कैपिटल को डेबिट कर दो, नीचे नरेशन में लिख दो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। या सर ये वाली एंट्री ज्यादा अच्छी रहेगी कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस पेड डेबिट। प्रीपेड तो है ही नहीं, प्रीपेड तो है ही नहीं ना बेटा। प्रीपेड तो बिजनेस का खर्चा, अगर आप प्रीपेड वो होता है द एक्सपेंसेस पेड विच इज नॉट ड्यू, तो ये उसका बिजनेस प्रोप्राइटर का कभी खर्चा था ही नहीं ना। प्रीपेड मीन्स एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू। जैसे कार का इंश्योरेंस है, अगर आपने कार का इंश्योरेंस कराया है तो, और वो मान लीजिए आपने कार का इंश्योरेंस कराया अक्टूबर 24 में, ये अक्टूबर 23 में कराया, तो ये चलेगा 30 सितंबर 2024 तक, बीच में 31 मार्च आ जाएगा। तो अब इस कार इंश्योरेंस क्योंकि कंपनी खर्चा कर रही है तो प्रीपेड क्लेम करेगी ना।
समझ रहे हो? यस सर। जब इस वाले को खर्चा ही क्लेम नहीं कर रही तो प्रीपेड का सवाल ही पैदा नहीं हो ना। प्रीपेड मीन्स एक्सपेंस इज पेड बट नॉट ड्यू, बट दिस इज नॉट द एक्सपेंस फॉर द प्रोप्राइटरशिप फर्म। यस सर। ये एक्सपेंस ही नहीं तो प्रीपेड सवाल ही नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर भी हमें मिल जाएगा 25। हाँ, डिडक्शन आप 3 साल में लोगे, वो ठीक है। डिडक्शन में वो 80D मिलेगा ना, खर्चा नहीं है, 80D क्लेम कर रहे हो आप। ओके ओके सर, ओके। ठीक है।